ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, कह रहा है कि अ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 4 layers of windings of 350 turns each. The radius of the lowest layer is 1.4 centimeter. If the current carried to 6 ampere, then calculate the magnetic field at the center of solenoid, the magnetic field at the end of solenoid and the magnetic field outside the solenoid. तो क्या सिचुएशन दी है कि बेटा ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की आपको लेंथ दिया हुआ है L, इस सोलेनॉइड की जो एक लेयर है उसमें 350 टर्न्स हैं और टोटल उसकी 4 वाइंडिंग्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए बेटा? 350 इंटू 4। क्लियर? रेडियस ऑफ द लोएस्ट लेयर मींस द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड, ये R दिया हुआ है आपको 1.4 सेंटीमीटर, और कह रहा है अगर सोलेनॉइड के अंदर जो करंट की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 6 एम्पियर है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? एक तो हमें कैलकुलेट करना है यहां पर, इस जगह पर बी सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, एक करना है एंड पर और एक करना है आउटसाइड। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने आपको सीधा सीधा एक्सप्रेशन बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ NI होता है, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट N की वैल्यू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I। सो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स इज 350 इंटू 4। द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना दिया है आपको? 50 सेंटीमीटर, तो 50 अपॉन 100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू करंट कितना फ्लो कर रहा है? 6 एम्पियर। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। क्लियर? तो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.11 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। सेकंड पॉइंट कहां पूछा है उसने? एंड पर पूछा, और मैंने आपको बताया था एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हाफ ऑफ दिस 2.11 इंटू 10⁻⁻2, तो सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 1.05 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। थर्ड पॉइंट क्या पूछा उसने? आउटसाइड, और मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमारे पास? नेग्लिजिबल होता है, और उसको क्या अज्यूम करेंगे हम? 0। क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन था हमारा। टॉरॉइड क्या होता है कि अगर मैं सोलेनॉइड को बैंड कर दूं और बैंड करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दूं कि इसके दोनों एंड आपस में टच हो जाएं, तो ये कुछ इस तरीके की सर्कुलर स्ट्रक्चर लेके आएगा। क्लियर? और आपने यहाँ पे और आपने यहां पर क्या किया? वायर की बेंडिंग कर दी इस तरीके से, इस तरीके से इस सोलेनॉइड को इस तरीके से आपने इसके ऊपर बेंड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? टॉरॉइड। अब अगर ये टॉरॉइड है तो बेटा इसमें एक आउटर रीजन होगा इसका और एक इसका इनर रीजन बना अंदर वाली लेयर के लिए, और जो इसका ब्लैक वाला पोर्शन है दैट इज द मिडिल एक्सिस। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में जो टॉरॉइड का सेंटर होगा, इसके रेस्पेक्ट में इसके पास 2 रेडियस होंगे, एक होगा RI इनर रेडियस, एक होगा हमारे पास RO आउटर रेडियस। और जो हम इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए वो रेडियस है R, तो जनरली ये जो R होता है दिस इज इक्वल्स टू RI प्लस RO अपॉन 2, ये लेते हैं हम। क्लियर? एवरेज ले लेते हैं इसका। पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कहां कहां निकाल सकते हैं? हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है इंटीरियर में, कैलकुलेट कर सकता है यहां पर, और कैलकुलेट करने को बोल सकता है आउटसाइड। तो 3 अलग अलग पॉइंट हैं। सपोज आई कॉल दिस पॉइंट P, आई कॉल दिस पॉइंट Q, आई कॉल दिस पॉइंट R। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट Q की बात करता हूं, पॉइंट Q जो है वो एक तरह से सोलेनॉइड के अंदर का ही तो पॉइंट हो गया। तो अगर मुझे इसको मैं अगर एक्सपेंड कर देता हूं, इसको स्ट्रेट कर देता हूं, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी हो गई हमारे पास? जो हमारे पास इसका सरकमफेरेंस हो गया B.dl। किसके लिए? जो हमारे पास
पॉइंट क्यू के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यही तो हुआ बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे अगर इसका बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना है तो बी डॉट डीएल कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा बी डीएल कॉस जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। तो आई एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, याद करो सोलेनॉइड का केस, करंट इन वन लूप इनटू द टोटल नंबर ऑफ लूप एनक्लोज्ड। एक लूप के अंदर करंट आई है, पूरे के पूरे एम्पीरियल लूप ने कितना करंट एज्यूम कवर किया, आई इंटू एन। सो दिस इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड, सो दिस इज आई इंटू एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं n को 2 पाई r से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बता रहा है, स्मॉल n ही तो बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो लेंथ क्या है इसका, सर्कमफेरेंस ही तो है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2 पाई r, और इसको मैं म्यू नॉट एन आई भी तो लिख सकता हूं। सो देखो इस सिंपल सोलेनॉइड का ही तो केस बन के आ रहा है, स्ट्रेट सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, बस फर्क ये है कि वहां पर जो n अपॉन एल लेते थे, यहां पर l की जगह पे क्या आ जाता है, सरकमफेरेंस आ जाता है। तो सोलेनॉइड के केस में जो l होता है ये सरकमफेरेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मुझे इसके बाहर कैलकुलेट करना r पॉइंट या p पॉइंट पर, तो वहां पर हमारे पास जब सोलेनॉइड में हमने कैलकुलेट किया कि आउटसाइड जीरो होता है, तो यहां पे भी तो जीरो होगा, एंड magnetic field at point P and the magnetic field at point R, that will be equals to 0. These are the outside point. और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q हमने कैलकुलेट कर दिया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा होता है बेटा टोरॉइड, आपने क्या किया, एक सर्कुलर उस पे वायर को रोल कर दिया, ठीक है। तो ये सर्किट में लगा देते हैं, सर्किट में लगे हुए होते हैं। तो इसमें यहां देखो बेटा, अगर मुझे यहां पे किसी पॉइंट बाहर कैलकुलेट करना है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना है, जीरो होना है। क्यों होना है जीरो, क्योंकि टोरॉइड के बाहर जीरो होता है। और अगर यहाँ पे अंदर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, यहां पर भी जीरो ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास येलो वाला सेक्शन है ना, जो अंदर का है, सिर्फ उसी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सर इनसाइड भी तो कुछ होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपने ग्रीन डॉट करा है बेटा इनसाइड अगर मैं कोई पॉइंट लेता और वहां पर एम्पीरियल लूप बनाता हूं तो उसने करंट तो एनक्लोज करा ही नहीं। हाँ यस सर, ओके सर। तो अगर करंट एनक्लोज ही नहीं हुआ तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे यही था ना हमारे पास केस सोलेनॉइड, यही तो टोरॉइड है ये, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो हमारे पास ये पॉइंट है जो हमारे पास इंटीरियर में है, ये तो करंट को एनक्लोज करेगा क्योंकि इसका एक सेक्शन करंट डाउनवर्ड जा रहा है, दूसरी साइड से ऊपर आ रहा है, तो इसने तो करंट एनक्लोज कर लिया। लेकिन यहां पर कैलकुलेट करो या यहां पर कैलकुलेट करो या यहां पर कैलकुलेट करो, तीनों पॉइंट में जो करंट है वो तो सेम ही आना है। लेकिन जो इसके अंदर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो अंदर का सेक्शन है, ये इसने करंट एनक्लोज किया क्या, कोई करंट एनक्लोज नहीं करा। तो क्योंकि करंट एनक्लोज नहीं हुआ तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अगर मैं इस आउटसाइड पॉइंट की बात करता हूं तो ये क्या कर रहा है, बट इंटीरियर जो एंटरिंग करंट है वो होगा उतना ही, और जो बाहर की तरफ करंट आ रहा है वो होगा। तो सपोज आई करंट एंटर करता है तो आई करंट बाहर आ जाता है बाहर वाले लूप के लिए, तो इसमें भी टोटल करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस वाले लूप के लिए हम सिर्फ इस वाले करंट का एज्यूम करेंगे ना, क्योंकि ये वाला सेक्शन एनक्लोज हुआ है, ये वाला तो बाहर है। तो हमें एक साइड की डायरेक्शन ही लेनी पड़ेगी। तो एक साइड की डायरेक्शन का टोटल करूंगा तो वो जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? यस सर। तो ये तरह से ये हेलिकल स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर में जब आप मोल्ड कर देते हो तो ये हमारे पास टॉरॉइड है। इसमें बाहर अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बीच के डिफरेंस क्या है, टॉरॉइड एन एंडलेस
सोलेनॉइड, एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका कोई एंड नहीं होता, तो वो तभी हो सकता है जब वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में लेके आए। बात समझ में आया? तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 मार्क्स में, अगर आपका आता है कि टोरॉइड को एक्सप्लेन करो, टोरॉइड और सोलेनॉइड में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 0.80 meter long has 5 layers of windings, 400 turns each. The diameter of solenoid is this. If the current is 8 ampere, estimate the magnitude of the magnetic field inside the solenoid near its center. तो मैंने अभी कराया आपको, आप कर सकते हो इसको आराम से। तो हमें क्या दे दिया आपको? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दे दी 0.80, एल मिल गया, 5 लेयर्स हैं, ईच लेयर कैरिंग 400 टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गए? 5 into 400, दैट इज 2000 टर्न्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लोगे तो 2000 अपॉन 0.8। डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन, तो आप रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कैलकुलेट कर सकते हो और आई की वैल्यू दे दी, म्यू नॉट एन आई लगाइए, आपका आंसर आ गया। क्लियर? एक टोरॉइड पे क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अ टोरॉइड हैज कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक, नॉन फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा, ऑफ इनर रेडियस 0.25 मीटर एंड आउटर रेडियस 0.26 मीटर। तो देखो इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे दिया, तो अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, जहां पर इंटीरियर की बात करनी है, तो जो आर लेंगे तो वो क्या होगा? इनका अरिथमेटिक मीन R1 plus R2 upon 2, around which 3500 turns of wire are wound. तो नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए। If the current in the wire is 11 ampere, I दे दिया। What is the magnitude of magnetic field outside the toroid? Outside कितना होता है? 0। Inside the core of toroid, inside the core के लिए क्या लगेंगे? Mu naught Ni upon 2 pi r. And in empty space surrounded by the toroid, again the empty space पर भी 0 होता है। So सिर्फ एक ही सेक्शन में होता है, इंटीरियर द कोर ऑफ द टोरॉइड। हो जाएंगे क्वेश्चंस? यस सर। अभी तक हमने कैलकुलेट किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ समझा, और बाद में फिर इसका कुछ एक सब्स्टिट्यूट मेथड यूज किया जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस पूरे प्रोसेस में जब स्टार्टिंग की थी, वहां पे एक बात करी थी मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स के बेसिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड समझा था। तो वहां पर हमने किसी चार्ज पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करी थी, और उसका एक्सप्रेशन निकाला था मैंने, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। याद आया कुछ? दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स इतनी लगती है, ठीक है। लेकिन जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स है, उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकती है, दैट इज Q टाइम्स ऑफ E, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। सो द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल will be equals to magnetic force plus electric force, the vector sum of these two forces, because force is a vector quantity. Clear? So I can write it this like QE plus Q into V cross B. So I can take Q common, so this can be written as E plus V cross B. This is the net magnetic force on a charged particle when placed in electric and magnetic field simultaneously, and it is in motion. So this total force is called Lorentz force. So Lorentz force is what? The total amount of electric and the magnetic force on a moving charge is called the Lorentz force. देखते हैं कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस मैं क्या करता हूं, ये एक प्लेट बनाता हूं पॉजिटिव चार्ज की, ये एक प्लेट ले लेता हूं नेगेटिव चार्ज की, तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा इस तरीके से। सपोज देयर इज अ चार्ज, वो इस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये चार्ज Q है, ये U स्पीड से एंटर करता है। दिस इज द एक्सिस, जिस एक्सिस पे आया। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये जब यहां से ट्रेवल करता है तो किसी भी इंस्टेंट पर इस पे
इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ फोर्स। तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसका। यस सर। तो ये अपने एग्जैक्ट पाथ से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। यस सर। तो ये मैंने आपको कराया था कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, सपोज केस कुछ इस तरीके से है कि यही चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका पाथ कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ये ग्रीन वाला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब हमारे पास अलोंग द फील्ड पार्टिकल मूव करता है। और जब पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड होता है तो उस केस में जो उसका पाथ होता है वो कैसा होता है बेटा, पैराबोलिक होता है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे होता है। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको समझाया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करता है, मींस इसकी स्पीड भी बदलता है। तो इस केस में जो ऊपर वाला किया, जब यहाँ पर ये u स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो जब ये बाहर निकलेगा यहां से तो इसकी स्पीड v होगी, कुछ और होगी। तो ये हमारे पास v ग्रेटर देन होगी u से, यानी इसकी स्पीड को एक्सेलरेट करता है, रिटार्ड भी कर सकता है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेलरेटिंग फोर्स होती है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के पाथ की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इसकी स्पीड नहीं बदलता कभी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शनल फोर्स है, चार्ज पार्टिकल को सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, उसकी स्पीड कम नहीं कर सकता। सपोज एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है तो कुछ भी हो जाए उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वो बात दूसरी है कि उसकी डायरेक्शन कुछ और हो सकती है। वो अगर स्ट्रेट लाइन पे आता है लेकिन उसका पाथ सर्कुलर हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में आता है लेकिन उसका पाथ हेलिकल हो सकता है। सो पाथ अनडिफ्लेक्टेड भी हो सकता है कि वो आए और बिना कुछ डिफ्लेक्शन के चला जाए, बट फील्ड में एंटर करते टाइम और फील्ड से बाहर निकलते टाइम या फील्ड में ट्रेवल करते टाइम हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कि किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे होता है। सपोज मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, केस आपको इस तरीके से देते हैं। चलिए, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्रॉस लिखा है। क्रॉस का मतलब ये हुआ द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। क्लियर? यस सर। और ये एक चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल यहां पर ऐसे एंटर करता है इस स्पीड से, v स्पीड से यहां पर एंटर करता है। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताइए, जब ये चार्ज पार्टिकल v स्पीड से एंटर करता है तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो, और जो फर्स्ट फिंगर है, जो थंब के साथ वाली फिंगर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर दो, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद जो हमारे पास आपकी जो सेकंड फिंगर है वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। तो जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी बेटा, थंब की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगी अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। आई एम कंसिडरिंग पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगी। सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है और इसकी स्पीड ये, डायरेक्शन ये है, तो इस पे भी फोर्स इधर की तरफ ही लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल यहां पर है, इसकी स्पीड ये है, तो इस पे भी फोर्स ऐसे लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल यहां पर है, इसकी स्पीड ये है, तो अभी भी फोर्स ऐसे ही लगेगी। तो आप देख रहे हो कि इस चार्ज पार्टिकल पर जब भी मैं कोई एंगल चेंज करने की कोशिश करता हूं तो इस पे फोर्स एक फिक्स्ड रीजन की तरफ लग रही है।
ये फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ट्रीट कर रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगती है? जब पाथ सर्कुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता हुआ घूमेगा। मैंने क्या बोला कि इसकी जो जितनी भी पोजीशंस हमारे सामने आई हैं, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी और पोजीशन डी, इन सारी पोजीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक फिक्स्ड पॉइंट ओ की तरफ काम कर रही है। फिक्स्ड पॉइंट ओ की तरफ काम करने का मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर, यानी दिस फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक centripetal force. So if this force is behaving like a centripetal force, so the centripetal force always acts in circular motion. So the path of charged particle will be circular in nature. So the conclusion is, when a charged particle travels in a magnetic field perpendicular to magnetic field, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इसका पाथ सर्कुलर होता है। क्या लिखेंगे? प्रोवाइड्स नेसेसरी, जब चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और वो फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। ओके सर, मतलब कंडीशन परपेंडिकुलर, ठीक है। एग्जैक्टली, कंडीशन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ, इस चार्ज पार्टिकल पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी, मान लीजिए ये जो सर्कल बना रहा है, सर्कल का रेडियस आर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² अपॉन आर, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? q vb sin 90, क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है बेटा, v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि mv² अपॉन आर दैट इज इक्वल टू qvb साइन 90 का मतलब तो ये 1 होगी वैल्यू। अब देखो यहाँ पर v से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला? दिस mv इज इक्वल टू qbr, ये आपके पास रिजल्ट मिला। तो यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। तो जब वो सर्कुलर पाथ ट्रैक अडॉप्ट करेगा तो इतना रेडियस उसका होगा। तो वो रेडियस कौन डिसाइड कर रहा है? वेलोसिटी डिसाइड कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर रहा है। क्लियर हुआ? तो जितना बड़ा हमारे पास, जितनी ज्यादा स्पीड लेके आएगा चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स है तो रेडियस उतना ही बड़ा होगा। बात समझ में आया? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो और मैं उसका रेडियस फिक्स करने की कोशिश करूं कि इसका रेडियस ना बदले, तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी नहीं बदलेगी। अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो आप और भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा इसको, दिस इज रेडियस ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, किस फ्रीक्वेंसी से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। यस सर। और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन आर अपॉन 2 पाई। सो v अपॉन 2 पाई आर, तो फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन डिस्टेंस। क्लियर? निकाल लो इसको। Yes. वेलोसिटी कितनी निकाली हमने?
यहां से v निकाल लीजिए, क्यू बी आर अपॉन एम, अपॉन 2 पाई आर। आप देखो यहां से आर कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या बना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई। और अगर फ्रीक्वेंसी आ गया तो आप यहां से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड होती है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इन दोनों एक्सप्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस क्या है देखो समझो, यहां पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों के दोनों स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो यहां पे नोट करके लिखा देता हूं, एफ एंड टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ v, v is the speed of particle, और I can say the velocity of particle, डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, अगर उन चार्ज पार्टिकल का q अपॉन m यानी स्पेसिफिक चार्ज सेम है और वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे पार्टिकल सेम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड सेम होगा। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन के लिए एम और क्यू तो सेम है, वो तो नहीं बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रहा है। तो अगर मैं अभी वो इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में ट्रेवल कर रहा है, तो इस रेडियस का जो टाइम पीरियड रहेगा, अब मैं अगर इसका रेडियस कुछ और कर दूंगा तो क्या इसका टाइम पीरियड वही रहेगा, बदलेगा? दोनों सेम ही रहेंगे, नहीं बदलेगा क्योंकि क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्योंकि दोनों केस में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। अब देखो टाइम पीरियड अगर सेम रहेगा तो इस सर्कल को कवर करने में उसको जितना टाइम लग रहा है, इस सर्कल को कवर करने में भी उतना ही टाइम लगाना है इसको। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहां पर अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सर, बट अभी तो आपने लिखा कि इंडिपेंडेंट ऑफ v। मैंने क्या बोला बेटा, अगर आप एक ये छोटा सर्कल को 10 मिनट में पूरा कर रहे हो, तो इतने बड़े सर्कल को आप 10 मिनट में पूरा करने के लिए क्या करोगे, तेज दौड़ोगे ना। यस सर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। भाई जब डिस्टेंस बढ़ गई तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है ताकि टाइम सेम रहे। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। And this concept, this behavior of charged particle in a magnetic field is used to design a device which can accelerate charged particles, and that is called cyclotron. So I can say this is the concept of cyclotron. साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड चार्ज का फिक्स रहता है तो हम धीरे धीरे उसका रेडियस बढ़ाते हैं। अगर रेडियस बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यस सर, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियर? तो अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं तो स्पीड फिक्स नहीं हो सकती, उसको बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड को फिक्स होना है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यानी ये चीज हमारे पास आ गई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसका पाथ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, और सर्कुलर पाथ में उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब इफ द रेडियस इज इंक्रीजिंग, so the charged particle will increase its velocity so that the time period remains same. और इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं, सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर हमने अभी क्या कैलकुलेट किया था बेटा, mv is equals to qbr, m is the mass of electron, v is the speed। यस सर। मोमेंटम क्या होता है, is equals to mass into velocity, और ये क्या आया था हमारे पास, so the momentum is qbr। तो किसी चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम निकाल लिया हमने, और जो चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर उसका चार्ज फिक्स्ड है तो जो उसका लीनियर मोमेंटम होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने बड़े रेडियस में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा है, जिस चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा लीनियर मोमेंटम होगा वो उतना ही बड़ा सर्कल अडॉप्ट करेगा। दिस इज द रिलेशन।
अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू योर स्क्रीन, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर ना करके मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक एंगल बना के एंटर करता है ऐसे, यानी जब वो एंटर कर रहा है तो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो हमारे पास क्या कर रहा है, एक एंगल बनाता हुआ एंटर कर रहा है। सपोज दिस इज द एंगल विद विच दिस चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग, ये है चार्ज पार्टिकल। तो उस केस में देखो बेटा, यहां पर इसके पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ये, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा क्यू, सॉरी, दिस कंपोनेंट विल बी v cos theta and this component is v sin theta. जो v sin theta है that is perpendicular to magnetic field, तो v sin theta क्या करेगा, इसका पाथ सर्कुलर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन v cos theta जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कितनी है, 0। आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगती। तो अगर फोर्स ही नहीं लग रही तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ऐसे ही चलता जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर भी जाएगा लेकिन सर्कुलर मोशन भी गेन करेगा। तो एक्चुअली में इसका पाथ कैसे बन जाएगा बेटा, एक्चुअली में इसका पाथ बन जाएगा हेलिकल, ऐसे। वो हमारे पास सर्कुलर मोशन भी करता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा। ये क्या प्रोवाइड करा रहा है इसको, लीनियर मोशन। v sin थीटा क्या प्रोवाइड करा रहा है उसको, सर्कुलर मोशन। सो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पे एंटर करता है तो उसके पास दोनों मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर। अब जब वो एक सर्कल कंप्लीट करता है, उस एक सर्कल में वो कितना डिस्टेंस आगे आता है, दैट इज कॉल्ड इट्स पिच। जब एक सर्कल कंप्लीट होता है, यानी एक सर्कल कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड। तो जब वो अपना एक टाइम पीरियड पूरा करता है तो वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड पिच। तो अगर मुझे पूछा जाए कि बेटा इसका टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, v sin थीटा। सो टाइम, तो अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करता हूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो टाइम पीरियड तो अभी भी हमारे पास 2 पाई m अपॉन क्यूबी ही रहना है, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्यूबी अपॉन 2 पाई m आएगी। तो अभी भी इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है इस केस में भी। तो चाहे हम परपेंडिकुलर एंटर कराएं चाहे किसी भी तरीके से एंटर कराएं, दोनों में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कहां पड़ा, रेडियस में फर्क पड़ा। रेडियस का एक्सप्रेशन क्या था, mv अपॉन क्यूबी। अब जहां पे जो v है वो v, अब यहाँ पे जो v है v कौन से वाली होगी, परपेंडिकुलर वाली होगी या हॉरिजॉन्टल वाली होगी। परपेंडिकुलर वाली जो है वही तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रही है। तो जो हमारे पास रेडियस बना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। सो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला बन जाएगा mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन। सो रेडियस विल बी चेंज्ड। और अगर मुझे पिच कैलकुलेट करनी है तो पिच कितनी हो जाएगी बेटे, पिच इज बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज 2 पाई m, डबल लाइन मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, नोटेशन है ना बेटा। एंड टाइम पीरियड और पैरेलल कितना है, v cos थीटा। सो देयरफॉर योर पिच इज 2 पाई mv cos theta upon QB. This is the expression for your pitch. इसको स्मॉल डी से डिफाइन कर लो।